हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 8 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना मतलब अपनी बातें जो है शेयर करना किसी के साथ। जैसे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो एक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो जो है कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है, काफी डिटेल में दिया गया है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे शुरू से। देखिए, इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही आप याद रखिए कि जो कम्युनिकेशन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लैटिन एक वर्ड है, बहुत सारे भी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो लैटिन वर्ड से ही शुरू होते हैं, उनका जो रूट होता है वो लैटिन होता है। सो लैटिन में एक वर्ड है कम्युनिको, वहीं से जो है कम्युनिकेशन आया। कम्युनिको का मतलब होता है शेयर करना, ठीक है। अपनी बात किससे शेयर करना, कुछ बात करना। सो ये आपका जो वर्ड है कम्युनिको, वहीं से जो आपका कम्युनिकेशंस आया था। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन की बात करें तो वो दो तरह से हो सकती है, एक हो सकता है वर्टिकल और दूसरा हो सकता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल से अगर अपनी बात रखी जाएगी तो वो जगह वर्टिकल। अमंग मेंबर ऑफ सेम लेवल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेम लेवल के लोग बात करेंगे तो वो आपका वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसी ना, तो सेम लेवल की, लेवल एक ही है सबका। वर्टिकल लाइन कैसे होती है, ऐसी। तो ये है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लेवल हाई लो इस तरह से। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल में बातचीत की जाएगी तो वो होगा आपका वर्टिकल। सेम लेवल में बात की जाएगी तो वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लर्क आपस में बात कर रहे हैं या स्केल वन से बातचीत कर रहा है तो वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल। क्लर्क बात कर रहा है अपने ब्रांच मैनेजर से जो कि स्केल 3 या 4, तो उस केस में वो हो जाएगा आपका वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को डिफाइन कैसे किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ सिंबल मैसेज। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकता है, ये एक एकेडमिक है और जिसमें आप सिंबल, कोई भी जो साइन है, पहले के जमाने में जैसे आपने देखो ना, पुरानी जो गुफाएं होती थी वहां पे सिंबल अलग अलग निशान बने होते थे, ठीक है। कुछ पेंटिंग या निशान, इस तरह से भी कम्युनिकेट किया जाता था। कोई भी मैसेज आप भेज रहे हैं, किसी भी मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन किया जा रहा है, और रिलेशनशिप, नेटवर्क, कोई भी कैंपेन है आपका, या फिर कोई भी ब्रॉडर डिस्कोर्स, तो वो सारा जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होगा। इसमें कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, कोई भी इसमें हो सकता है। So some of the main assumption underlying much of the early organization communication research। तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को लेके कुछ रिसर्च की गई है और वहां पे कुछ बातें बोली गई है। पहला ह्यूमन एक्ट रैशनली, दूसरा कम्युनिकेशन इज प्राइमरी या मैकेनिकल प्रोसेस, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन आर मैकेनिकल थिंग्स। पहला यहाँ पे ह्यूमन एक्ट रैशनली। ह्यूमन एक्ट रैशनली का मतलब होता है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे जो ह्यूमन है वो अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। ह्यूमन को कोई भी डिसीजन लेना है तो जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उसके आधार पे क्या करता है, वो रैशनल डिसीजन लेता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड है कम्युनिकेशन इज प्राइमरी ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है इन विच अ मैसेज इज कंस्ट्रक्टेड। पहले आप कोई मैसेज बनाएंगे, इनकोड बाय अ सेंडर। तो मान लीजिए डिवाइस है, सेंडर है, तो वहां पे पहले वो क्या होगा, इनकोडिंग की जाएगी उसकी, ठीक है। और फिर किसी भी चैनल से वो क्या होगा, मैसेज ट्रांसमिट किया जाएगा। उसके बाद ये रिसीवर के पास रिसीव होगा और रिसीवर इसको डिकोड करेगा। यानी दो है इसमें, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर वो जो आपको मैसेज भेजेगा, रिसीवर जिसको मैसेज मिलेगा। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से वो मैसेज भेज रहा है, मान लीजिए आप मेल कर रहे हैं या किसी भी और मोड से आप मैसेज भेज रहे हैं, या व्हाट्सएप मैसेंजर है, टेलीग्राम है, किसी भी मोड से अगर आप मैसेज भेज रहे हैं, तो एक होगा सेंडर मैसेज भेजने वाला, एक होगा रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, किस तरीके से सेंडर अपना मैसेज कैसे भेज रहा है, किसी भी चैनल से भेज रहा है, तो सेंडर के पास ही जो मैसेज है वो इनकोड होके जा रहा है, चैनल से पास होगा, फिर आगे वो डिकोड होगा ताकि रिसीवर उस चीज को रीड कर पाए। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा मैकेनिकल प्रोसेस जो है आपके कम्युनिकेशन में काम करता है, ठीक है। इस तरह से कोई भी बात कम्युनिकेट की जाती है, कोई भी मैसेज भेजा जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस आर मैकेनिकल थिंग्स। मैकेनिकल मतलब कोई भी मशीन है, तो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी मशीन है जिसके पार्ट्स को आप आसानी से जो है इंटरचेंज कर सकते हो। जनरली मशीन क्या होती है, उसके जो पार्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ पे बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी मैकेनिकल है, एक टाइप की आप इसको मशीन कंसिडर कर सकते हैं जिसमें जिसके पार्ट्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके बदला आप एक नया एम्प्लॉय ले आए, तो इस तरह से मैकेनिकल है, मैकेनिकल थिंग की तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन, और उसके पार्ट्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें बोली गई है।
1960, 70 और 80, तो ये जो 3 साल का टाइम है, इस टाइम में जो है कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, कम्युनिकेशंस को यूज़ किया जाने लगा। कम्युनिकेशन इज मोर देन इंटेंशनल एक्ट डिजाइन टू ट्रांसफर एन आइडिया। तो यानी कम्युनिकेशंस की इंपॉर्टेंस 1960, 70 और 80 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर 1990 में क्या होता, पीटर सिंह थे, इन्होंने एक नई थ्योरी जो है ऑर्गेनाइजेशंस की कम्युनिकेशन को लेकर, इन्होंने एक नई थ्योरी दी थी पीटर सिंह ने। दीज थ्योरी आर लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम थिंकिंग। तो इनकी जो थ्योरी थी आपके पीटर की 1990 में, इनकी थ्योरी ने जो है दो कंसेप्ट दिए थे। पहला कंसेप्ट है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है सिस्टम थिंकिंग। इसमें डिफरेंस क्या होता है, पहले हम बात कर लेते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया है जहाँ पे मतलब वहाँ पे जो कल्चर है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है वो लर्निंग पे फोकस करता है। किस टाइप से, आपके जो एम्प्लॉय है उनको हर लेवल पे, चाहे वो क्लर्क हो या स्केल 1, स्केल 2, स्केल 5, हर लेवल पे एम्प्लॉयज को नई स्किल्स को, ठीक है, नई स्किल्स को एक्वायर करने के लिए उनको क्या किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है, उनकी नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ जो है आपकी जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये भी आपको फायदा मिलता है कि मतलब एक पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग की जा रही है। तो मेनली यहाँ पे एम्प्लॉय को ग्रोथ कराया जाता है, डेवलप कराया जाता है। एम्प्लॉय खुद भी ऐसा करता है और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होल भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाती है, जिसकी हेल्प से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं खुद को कुछ ना कुछ लर्न करते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहे, नॉलेज को बढ़ाते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग, नई स्किल्स एक्वायर करना, मतलब इम्प्रूवमेंट, मतलब पूरा का पूरा कल्चर ही ऐसा बना दिया जाता है कि लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ किस बारे में सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हमें सीखना है। ठीक है, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपका सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग भी आपका पीटर सिंह ने ही ये कंसेप्ट दिया था। सिस्टम थिंकिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, तो आप ओवरऑल दीजिए। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई बीमार पड़ा, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको बस एक ही टेस्ट बोला कि सिर्फ ब्लड टेस्ट करा लो, तो उसमें पता लगेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे करके डॉक्टर ने एक ही टेस्ट बोला। तो सिस्टम थिंकिंग बोलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे डॉक्टर के पास क्यों गए, क्योंकि तबीयत सही नहीं, बीमार है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक चीज पे फोकस मत करो, सब चीज पे करो। तो यानी अगर हम डॉक्टर का एग्जांपल ले तो इसमें बोला गया है कि डॉक्टर से बस ब्लड टेस्ट का मत बोलो, डॉक्टर से बोलो कि जो है हार्ट का भी टेस्ट करवा ले, ठीक है, लंग्स चेक करा ले, तो पूरा बॉडी का ओवरऑल चेकअप कर लो, फुल बॉडी चेकअप करवा लो। फुल बॉडी, फुल बॉडी के लिए जो जो टेस्ट है सारे टेस्ट लिख के दे दिया, अब 10 से 15 टेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो वो करने को बोला गया सिस्टम थिंकिंग। तो अब इसको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत सारे एम्प्लॉय क्या है छोड़ के जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का सबका डिस्कशन चला। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पे सैलरी बहुत कम है तो सैलरी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या निकाला एचआर ने, सैलरी, सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या ये सिस्टम थिंकिंग है, नहीं। तो फिर बातचीत की कि क्या करना चाहिए, तो सैलरी से काम नहीं हो रहा था, तो बोला कि सैलरी के साथ हमें, अब बैंकों की आप बात कर लीजिए, बहुत सारी मतलब सैलरी अगर आप कंपेयर करो तो ठीक है कंपेरेटिवली अदर इंडस्ट्रीज, फिर भी इतना लोग छोड़ के बैंक पे क्यों जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। ठीक है, वर्क और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, तो वो रीजन है छोड़ के जा रहे हैं। अगला रीजन क्या हो सकता है कि कल्चर, बहुत ही नेगेटिव कल्चर है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी नहीं है। दूसरा इशू ये हो सकता है शायद आपकी जो ब्रांच है वहाँ पे, वो जो एरिया है वो बहुत ज्यादा रिस्की एरिया हो, ठीक है, लोकेशन बहुत ज्यादा रिस्की हो। किसी भी टर्म में हो सकता है कि मेन हाईवे में आपकी ब्रांच है या मेन रोड में ब्रांच है, या बहुत ज्यादा हेक्टिक एरिया, बहुत शोर शराबा, दिन भर ट्रक चलते रहते हैं आपकी ब्रांच में, बहुत शोर शराबा को सुनाई देता है। तो एक वर्क कल्चर जो है, वर्क इन्वायरमेंट वो भी खराब है। तो इन सब का सॉल्यूशन अगर किया जाएगा तो वही आपका सिस्टम थिंकिंग, यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना है एज ए होल सोचो, सिर्फ एक फैक्टर के बारे में मत सोचो कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो रियलिटी नहीं होगी। सिर्फ एक चीज अगर आप सोचोगे तो पूरा आपको ओवरऑल जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो सिस्टम थिंकिंग में वही बोला गया कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइसोलेशन में मत सोचो, बल्कि मिल के करो। आइसोलेशन मतलब एक ही फैक्टर से काम हो जाएगा। सिस्टम थिंकिंग में वही बोला गया कि सिर्फ सैलरी बढ़ा दो और जो है रिटेंशन रेट, मतलब जो स्टाफ है वो छोड़ के नहीं जाएंगे, टर्नओवर रेट घट जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या थी, टर्नओवर रेट फिर भी बढ़ा ही जा रहा था। तो फिर पता लगा कि वर्क लाइफ बैलेंस दिक्कत है, कल्चर भी अच्छा नहीं है, जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी काफी नेगेटिव इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाएगा। तो वही आपका सिस्टम थिंकिंग है कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक ही चीज को मत देखो, ओवरऑल उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, एक ही फैक्टर या आइसोलेशन में मत देखो, बल्कि मिलके सारे फैक्टर्स को देख के आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो वही आपका सिस्टम थिंकिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो हमने ये देखा था ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एक्जेक्टली होता क्या। तो यहाँ पे आपके मैसेज सिंबल, कोई भी रिलेशनशिप नेटवर्क, ठीक है, कैंपेन,
ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर आगे हमने देखा कि ह्यूमन क्या करता है, अपने इन्फॉर्मेशन के आधार पे डिसाइड करता है। फिर हमने देखा कि ह्यूमन जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह काम करता है, यानी मैसेज को भेजेगा, फिर वो मैसेज इनकोड होगा, फिर किसी चैनल से पास होगा, फिर वहाँ डिकोड होगा और फाइनली जो है मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन आर मैकेनिकल थिंग्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टाइप की मशीन है जिसके पार्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा, नॉन परफॉर्मिंग है, तो उसको आप चेंज कर दोगे। तो ये इसमें बोला गया। 60 70 80 में ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कम्युनिकेशन है इसकी इंपॉर्टेंस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है। फिर 1990 में पीटर सेंगे ने जो है ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन को लेके दो थ्योरी दी थी। पहली थी इनकी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था सिस्टम थिंकिंग। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो है एम्प्लॉय की लर्निंग में उनके स्किल इंप्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता हो। ठीक है। यहाँ पे एक कल्चर बहुत अच्छा है जहाँ पे लोग सीखते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, तो सबको और फाइनली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सिस्टम थिंकिंग में है कि कोई भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आइसोलेशन में मत करो, अकेले मत करो। बहुत सारे फैक्टर है, सबको मिला के आप जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है टर्नओवर, सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रीजन पता लगा क्या है, एचआर ने बोला सैलरी बढ़ा देते हैं। तो फिर सीईओ किसी और ने बोला नहीं, हम सिस्टम थिंकिंग से सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी अगर हम सैलरी भी बढ़ा देंगे, फिर भी अगर हम उनको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देंगे, या कल्चर बहुत खराब होगा, या इन्वायरमेंट ही बहुत नेगेटिव या रिस्की इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या होगा, फिर भी वो छोड़ के जाएंगे। तो सभी का आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सैलरी भी बढ़ानी है, देखना है कि वर्क लाइफ बैलेंस बने, एक पॉजिटिव कल्चर लाना है, और जो इन्वायरमेंट है रिस्की है, जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है, उसको सुधारना है। तभी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो वही आपका सिस्टम थिंकिंग। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किस तरह से काम करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दो तरह से होता है। एक है फॉर्मल और दूसरा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब, जैसे मान लीजिए आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, आप एचआर से बोलते हैं। एचआर मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप एचआर को बोलते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन का। तो एचआर बोलता है कि एक काम करो, मुझे मेल भेजो। ठीक है, मेल भेजो और प्रॉपर अपना जो लीव का एप्लीकेशन है उसको भर के अपना साइन इन करके मुझे मेल करो। तो जो उसने आपको मेल करने को बोला, वो क्यों बोला, क्योंकि आप लीव ले रहे हैं, ये एचआर का आपने, ऐसा नहीं कि एचआर की खुद की कंपनी और वो खुद आपको लीव दे रहा है, एचआर भी वहां पे काम करते हैं। तो एचआर के पास अगर आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको एक फॉर्मल वे में आपको जाना पड़ेगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो आपकी ऑफिशियल तौर पे यूज की जाती है। ठीक है। जो आपकी और ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वही आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला गया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मेल के थ्रू होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है मेल के थ्रू, या प्रॉपर आपको एप्लीकेशन देनी होगी हार्ड कॉपी, तभी जो है इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट माना जाएगा। तो वही आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल क्या है, आपने एचआर को ऐसे ही फोन करके बोल दिया, ठीक है, या सामने मिलके ऐसे फेस टू फेस बोल दिया कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो जो आपने बोला वो है आपका इनफॉर्मल, यानी इसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, इस इन्होंने फॉर्मल का एग्जांपल भी दिया है। जैसे मान लीजिए यूनियन की कोई मीटिंग हो रही मैनेजमेंट के साथ सैलरी बढ़ाने को लेके, या छुट्टी का, या 5 डे बैंकिंग को लेके, तो यूनियन मैनेजमेंट की जो मीटिंग है वो आपका फॉर्मल। स्टाफ की कोई मीटिंग हो रही है, ब्रांच मैनेजर का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, या परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या होता है, चेक किया जाता है कि किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये आउटसाइड और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन अनस्ट्रक्चर मैनर, मतलब ऐसे ही आपने बोल दिया, फोन से बोल दिया, सामने बोल दिया, तो इस तरह से अनस्ट्रक्चर जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो वो हो जाएगा आपका इनफॉर्मल। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती है, जैसे स्टाफ की कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, वहां पे कुछ आपने कम्युनिकेशन किया, या यूनियन और मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है, ब्रांच मैनेजर के कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, या आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू हो रही है कि कैसा परफॉर्म किया, तो वो सारी जो मीटिंग है वो सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। वहां पे जो भी बातचीत होगा वो फॉर्मली हो रहा है, वो ऑफिशियल के काम के लिए हो रहा है। इनफॉर्मल मतलब आप सिर्फ ऐसे ही फोन से बोल दिया, या मुंह से आपने बोल दिया। ठीक है। या अगर हम बात करें एक प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन चैनल आपने यूज नहीं किया जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो आपको ये भी देखना होगा कि ये कम्युनिकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं किया, उसी केस में उसको इनफॉर्मल मान लिया जाएगा। ऐसे एक आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो ये भी एक दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कम्युनिकेशन का। तो अपवर्ड का मतलब क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन विच रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशंस ओरिजिनेट फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट। मान लीजिए सबऑर्डिनेट मतलब कोई भी क्लर्क अपने ब्रांच मैनेजर को कंप्लेन कर रहा है,
या कोई प्रॉब्लम आ गई उसका सॉल्यूशन चाहता है वो, या सजेशन या फीडबैक चाहता है, तो ये होगी अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर आपको देखना है, अपवर्ड। तो क्लर्क अपने से ऊपर वाला, ये देखने का वैसे नहीं है, ये आपको पोस्ट के हिसाब से बात की है, आपकी पोजीशन के हिसाब से बात की है। ठीक है, तो अगर सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के पास जाएगा कोई भी कंप्लेन ये सब लेके, तो वो होगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। इट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन द हायरार्की। हायरार्की वही हो गया क्लर्क, फिर स्केल 1 स्केल 2, तो हायरार्की में नीचे से ऊपर जाता है, वो होगा आपका अपवर्ड। इसी के अपोजिट जो आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस होती है, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को टॉप डाउन बोलते हैं। टॉप डाउन मतलब टॉप टू डाउन, यहाँ पे सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन होगा। जैसे आपकी ब्रांच मैनेजर क्लर्क को या अकाउंटेंट को कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन की आज हमारा ये टारगेट है कि हमें इतने का एसबीआई लाइफ करना है, ठीक है, या हमें इतने का म्यूचुअल फंड करना है, या कोई भी और आपका टारगेट आपके बैंक ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन दिया है, आपके मतलब बड़ी पोस्ट से छोटी पोस्ट होना चाहिए। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, आज आपको इतनी अकाउंट ओपन करने हैं, आपको इतने का लोन करना है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शन हो सकती है, या गाइडलाइंस या ऑर्डर आप बोल लीजिए, तो ये सारा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। तो एक और क्लासिफिकेशन हो गया अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, तो अगर सबऑर्डिनेट अपने सीनियर को बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम या कंप्लेन लेके जाएंगे, फीडबैक या सजेशन, तो वो होगा आपका अपवर्ड। ऊपर से नीचे यानी आपका जो ब्रांच मैनेजर है या सीनियर लेवल वाला पर्सन अपने जूनियर से बोल रहा है कि हमारा ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि हमें ये काम करना है, ठीक है, तुम्हें ये काम करना है, ये तुम्हारे लिए गाइडलाइंस है, ये ऑर्डर दिया गया है। तो जो टॉप से डाउन होती है वो होती है आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन पैटर्न। सो कम्युनिकेशन पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है? इट रेफर्स, ये जो है आपका हेरल्ड जे ने 1950 में जो है कम्युनिकेशन पैटर्न के बारे में बताया था। और इन्होंने एक तरह से अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज को लेके, वेयर द एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड 5 पीपल हु हैड टू प्ले अ गेम सिमिलर टू क्लिप। तो इसमें 5 लोग थे और इनको जो है गेम खेलने को इन्होंने बोला था। और अब 5 लोग मान लीजिए आप लोगों ने बिठा दिए, 5 लोग हैं, ठीक है, इनको जो है 5 लोग 5 सिंबल से उन्होंने रिप्रेजेंट किया और देखा कि कैसे ये जो है, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए। और इनसे बोला था कि आप एक काम कर सकते हैं, मैसेज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। 5 people were placed in cubicle with slot 6 switches in to exchange information. The cubicle were placed in different shape. मान लीजिए स्टार शेप का, ठीक है, क्यूबिकल्स इन्होंने अलग अलग शेप के रखे थे। एक तो आपका स्टार शेप का था, व्हील शेप का ऐसे, ठीक है। अगला लाइन चेन आप बोल सकते हैं, एक वाई शेप का, एक सर्कल शेप का। तो इस तरह से 5 डिफरेंट शेप के इन्होंने क्यूबिकल्स रखे थे। पीपल हैड स्लॉट्स इन विच दे कुड राइट मैसेज एंड सेंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। तो वो उनको बोला था कि आप जो है अपने मैसेज को शेयर कीजिए। इट वॉज डन टू फाइंड आउट विच पैटर्न कुड बी बेटर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड क्विकली। तो इतने सारे पैटर्न्स हैं 5, यहाँ पे आपका स्टार हो गया, वाई हो गया, चेन हो गया और सर्कल। तो इन 5 में से कौन सा पैटर्न आपका बेटर है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई थी रिसर्च में, ठीक है। और इस तरह से इनका ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ था। तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पहले हम बात करते हैं सर्कल में। सर्कल में किस तरह से कम्युनिकेशन हुई होगी, ठीक है। तो सर्कल में क्या होता है कि ईच पर्सन कम्युनिकेट विद 2 अदर पर्सन फॉर्मिंग अ सर्कुलर पैटर्न। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो हर पर्सन दूसरे से बात करेगा। जैसे ये मान लीजिए ए, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद 2 अदर। ए किससे बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है, तो ए 2 लोगों से बात कर सकता है। ऐसे यहाँ पे बी है, बी किससे बात कर सकता है, ए से और सी से। तो इस तरह से हर पर्सन 2 बंदे से बात कर सकता है, तो सर्कुलर पैटर्न वो हो गया, ठीक है। सेकेंड आपका लाइन या चेन पैटर्न। लाइन पैटर्न में एक्जैक्टली क्या है कि ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो लाइन में 1 2 3 4 5, तो 1 2 से बात कर सकता है, 2 3 से, 3 4 से। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी सीक्वेंस में, ठीक है। एक को 5 से बात करनी है, सीधे नहीं हो पाएगा, वो लाइन चलेगा, सीक्वेंस में जो है कम्युनिकेशन की जा सकती है। वो हो गया आपका लाइन। तीसरा हो गया आपका वाई शेप, ठीक है। वाई शेप को लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी का देखते हैं। व्हील या स्टार शेप, ठीक है। व्हील में क्या होगा, जैसे आपका पहिया कैसा होता है दिखने में, ऐसा होता है ना, कोई भी आप टायर का पहिया बताओ, ऐसा नहीं होता देखने में, इस तरह से आपको पहिया या व्हील दिखाई देता है। तो व्हील में क्या होगा कि एक पर्सन होगा सेंटर में, यहाँ पे एक पर्सन है, हब आप इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल हब। इस पर्सन को बोला गया है कि जो है
आप बाकियों से बात कीजिए। तो जो सेंटर में बैठा है वो सभी से बात कर सकता है। जैसे 1 2 3 4 5, अब मान लीजिए यहाँ पे बीच में 6 को बिठाया, जैसे मान लेते हैं, तो 6 2 से बात करेगा, 6 3 से, 6 1 से। इसमें जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो आपस में बात नहीं कर सकते। ये इस सेंट्रल हब की हेल्प से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी एक को दो को कोई बात बतानी है ना, वो डायरेक्टली नहीं बोल सकता। एक 6 को बताएगा और 6 2 को बताएगा। तो यहाँ पे हमेशा जो व्हील है, इसमें जो सेंट्रल हब है, उसके थ्रू ही सारी की सारी कम्युनिकेशन या सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को पास किया जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका व्हील का शेप। नेक्स्ट है आपका वाई शेप। वाई शेप में आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दो तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल पर्सन की हेल्प से आप कर सकते हो, जिसको आप हब बोल सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन और आपका सेंट्रल हब वाला दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है। मान लीजिए जो 3 है, 3 की हेल्प से ही जो है 2 3 से बात करेगा, 1 3 से बात करेगा, या 2 4 से बात करेगा। तो 2 की तो हेल्प ली जा रही है, ठीक है, जो सेंट्रल हब है उसकी तो हेल्प ली जा रही है, प्लस ये आपस में भी बात कर सकते हैं, यानी 3 4 से, 2 3 से। इस तरह से ये डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और सेंट्रल हब, इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। तो इस तरह से जो है आपके कम्युनिकेशन के पैटर्न इन्होंने, आपके हेरल्ड जे लेवेट ने 1950 में डिफाइन किए थे। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, ठीक है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियल बातचीत हो रही है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया जा रहा है। अगर हम बात करें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे मैसेज भेजा जा रहा है, तो ये वन वे होता है। वन वे मतलब क्या होगा कि आपका सुपीरियर आपको जो है, ये जो कम्युनिकेशन होगा वो वन वे, ये सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होगा। आपने सुना भी होगा मिलिट्री आर्मी में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आपके जो बॉस ने बोल दिया है वो सबको सुनना पड़ता है, कोई उनको वापस से घूम के क्वेश्चंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है आपका वन वे, जहाँ पे सिर्फ एक तरफ है, और वो एक तरफ कहाँ है, सुपीरियर से जूनियर है। तो ये है आपका वन वे, ठीक है। और मिलिट्री इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वहाँ पे आपके सुपीरियर की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि मिलिट्री में जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे टू वे रहेगा और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या मतलब बहसबाजी चलेगा, तो ये अननेसेसरी सिक्योरिटी को खतरा भी हो सकता है। कोई भी डिसीजन लेना हो, अगर टू वे और सभी लोग डिस्कशन करने लगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इसलिए मिलिट्री वाले ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर को इतनी ज़्यादा पावर दी जाती है कि वो वन वे कम्युनिकेशंस को ही फॉलो करें, तो वो उनका फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है। मिलिट्री के अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशन में कई कई जगह पे आपको टू वे कम्युनिकेशन में मिल जाएगी, जहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है जूनियर सीनियर से बात कर सकता है, और सीनियर भी सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लेविट फॉर्म्ड दिस कंक्लूजन। तो लेविट ने अपने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। सो उसने कहा था वन वे कम्युनिकेशन इज फास्टर देन। तो वन वे कम्युनिकेशन फास्ट है, क्यों? क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन में एक तरह से डिसीजन सुना के वो चला जाएगा, ठीक है। तो आपके बॉस ने कोई डिसीजन सुना और वो चला गया। टू वे कम्युनिकेशन में जो है, आपने उनको कुछ बोला, उन्होंने आपको कुछ बोला, तो ये जो है इसमें टाइम लग जाएगा। तो अगर हम टाइम की बात करें, मिलिट्री में कोई बड़ा डिसीजन लेना है, आप सोचिए उस टाइम पे भी अगर कुछ टाइम का प्रॉब्लम आ गया, मतलब ये उनको कुछ बोल रहा है, सो जूनियर सीनियर को बोल रहे हैं, तो टाइम नहीं है ना, कुछ भी अगर डिसीजन लेना है तो इमीडिएट लेना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी का, नेशनल की सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए टाइम भी सेव होता है वन वे कम्युनिकेशन में, और पावर भी ज़्यादा दी जाती है ताकि फास्ट डिसीजन लिया जा सके। सेकेंड है टू वे कम्युनिकेशन इज मोर एक्यूरेट। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो टू वे कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर होता है। और टू वे कम्युनिकेशन में जो रिसीवर है, जो इन्फॉर्मेशन सुन रहा है, जैसे आपका सीनियर जूनियर को कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो जो जूनियर है वो रिसीवर हो गया ना, सो वो श्योर, उसको श्योरिटी मिल जाती है, वो सही जजमेंट कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि टू वे में क्या हो रहा है, सारी बातचीत हो चुकी है, आपके ब्रांच मैनेजर ने क्लर्क को कुछ बोला, क्लर्क ने अपना डाउट पूछा, फिर उन्होंने कुछ बोला, तो प्रॉपर वो क्लैरिफाई होके निकलेगा, अपने ब्रांच मैनेजर के कैबिन से निकलेगा। तो यहाँ पे श्योरिटी अच्छी हो जाती है, और जो रिसीवर है वो सही जजमेंट कर पाता है। और इसमें जो सेंडर है, मतलब जैसे ब्रांच मैनेजर और क्लर्क का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो वो साइकोलॉजिकली जो है अंडर अटैक फील करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो रिसीवर है, जो क्लर्कल है, अगर कोई वो मिस्टेक कर रहा है तो वो बता सकता है। तो इस तरह से आपका जो सेंडर है वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अटैक इन जो है फील करता है, कि मतलब अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो सामने वाला मुझे करेक्ट कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। टू वे कम्युनिकेशन थोड़ा नॉइजियर हो जाता है, थोड़ा डिसऑर्डर है, मतलब बीएम क्लर्क को कुछ बोल रहा है, फिर क्लर्क बीएम को कुछ बोल रहा है, कस्टमर के सामने कुछ लड़ाई होगी, तो वो बहुत ज्यादा डिसऑर्डर लगता है, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। अगर हम वन वे की बात करें तो काफी साफ सुथरा एफिशिएंट लगता है, ठीक है। टू एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर, कोई बाहर का बंदा देखेगा आपके बॉस ने कुछ बोला और आप चले गए वो बात सुन के, ठीक है, तो बाहर के ऑब्जर्वर की नजरों में भी जो वन वे है वो काफी साफ सुथरा लगता है। सो यही हो गया आपका
डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो डायरेक्शन दो तरह से, एक तो है वन वे, एक है टू वे। वन वे जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे आपका बॉस आपको इंस्ट्रक्शन देता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शन या कम्युनिकेशन होती है, और सबऑर्डिनेट बदले में उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी बैक क्वेश्चन नहीं कर सकता। टू वे में ऐसा नहीं है। मिलिट्री के बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन चलता है। यहाँ पे आपका सुपरवाइजर आपका सबऑर्डिनेट को बोल रहा है, फिर सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर को, तो इस तरह से चलता है, वो होगा आपका टू वे कम्युनिकेशन। लेविट ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे उसने 4-5 चीजें ऑब्जर्व की थी और एक कंक्लूजन दिया था। उसने बोला था वन वे कम्युनिकेशन फास्ट है, क्यों? क्योंकि एक ही बंदा बोल के चला जाएगा, दूसरे वाले को तो मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो काफी टाइम सेव होता है टू वे के कंपेरिजन। जो टू वे वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा सही है, कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर भी हो जाते हैं। इसमें जो जजमेंट है टू वे वाले में बेटर हो पाती है एज कम्पेयर टू वन वे। इसमें जो आपका सेंडर है, जो बोलने वाला है, वो साइकोलॉजिकली अटैक फील करता है कि अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो सामने वाला मेरी मिस्टेक को सुधार लेगा या मेरी मिस्टेक को पिकअप करेगा कि हाँ मैंने गलत बोल दिया, तो वो सोच समझ के सही बात बोलेगा। जो टू वे मेथड है वो काफी ज्यादा नॉइजर होता है। आपके ब्रांच मैनेजर ने क्लर्क को कुछ बोला, फिर उसने कुछ बोला, जैसे ब्रांच मैनेजर ने बोला क्लर्क को कि आज 2 अकाउंट ओपनिंग होने चाहिए। अब क्लर्क उनको बोल रहा है कि अगर कोई कस्टमर नहीं आए तो मैं कहाँ से 2 अकाउंट ओपन करूंगा आज, ठीक है, इस तरह से क्लर्क का रिप्लाई है। फिर ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि तुम कॉल करो, लिस्ट से देखो कौन कौन कस्टमर है, उनको कॉल करो, या उनको बोलो उनके रिलेटिव को, ठीक है, या अगर हस्बैंड का है तो उनको बोलो वाइफ का खाता खुला है, तो इस तरह से बोला जा रहा है। फिर क्लर्कल बोल रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम चल रही है ये क्या हो गया। कोई कस्टमर के सामने अगर डिस्कशन चलेगा तो बोलेगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, काफ़ी नॉइजर लगता है। इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को लेके कौन कौन सी थ्योरीज है। सो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑन कम्युनिकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ सकते हैं। कुछ थ्योरीज कम्युनिकेशन को लेके अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई थी। तो पहला था आपका शेनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये किस लिए डिफाइन किया गया था, क्यों डिजाइन किया गया था? दिस मॉडल इज डिजाइन टू डेवलप द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो जो सेंडर है और रिसीवर है उसके बीच में इफेक्टिव मतलब सही कम्युनिकेशन हो पाए, उस पर्पज के लिए शेनन एंड वेबर का मॉडल डिफाइन किया गया था। दे फाइंड फैक्टर्स विच अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉल्ड नॉइज, तो इसमें क्या होता है कि जो ऐसे फैक्टर जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ऐसे फैक्टर जो कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसको उन्होंने बोला था नॉइज, तो ये जो है नॉइज को फाइंड करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके उस नॉइज को दूर करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये आया था तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए था, टेक्निकल चीज़ों के लिए, पर बाद में जो है ये अभी हर जगह पे यूज़ किया जाने लगा। इन्फॉर्मेशन सोर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सेंडर इनकोडर से वो ट्रांसमिट होके जा रहा है, चैनल मान लीजिए यहाँ पे नॉइस आ गया, तो ये जो नॉइस है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा, तो इस नॉइस को रिजॉल्व किया जाएगा। फिर जो है आपका डिकोड होके आपका रिसीवर को कम्युनिकेशन यानी आपका मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने हाई मैसेज भेजा तो ये सेंडर अपना हाई लिखेगा, फिर ये इनकोड हो जाएगा, ठीक है। इनकोड मतलब इसकी कोडिंग की जाएगी, जो हाई मैसेज है इसको किसी कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। इनकोडर डिकोडर आप जानते हैं ना, जैसे कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या कंप्यूटर आपकी भाषा समझता है? नहीं, वो उसको 0-1 अपनी भाषा में समझता है, तो वो उसको इनकोड करके उसको भेजता है किसी भी चैनल के थ्रू। कोई भी केबल नेटवर्क है, सैटेलाइट है, किसी भी फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन आपका कोडेड इन्फॉर्मेशन जाता है। फिर जो रिसीवर है, मान लीजिए एक मोहन है और एक सोहन है, मोहन ने सोहन को हाई भेजा, ठीक है, तो जो रिसीवर है वो कौन है? सोहन है। सो वो उस हाई को डिकोड भाषा में नहीं समझ पाएगा, सॉरी इनकोड भाषा में नहीं समझ पाएगा, तो जो रिसीवर है वहां पे भी डिकोड होके वो, यानी जो 0-1 जो था ना वो अपना हाई बन के वापस जो है रिसीवर को हाई मिलेगा, तो इस तरह से जो है आपका बैकएंड में ये सब चलता रहता है। तो जो चैनल है, कई चैनल कई मीडियम से जो इन्फॉर्मेशन जाती है, चाहे आप केबल लाइन बोल लीजिए, सैटेलाइट बोल लीजिए, ठीक है, मोबाइल फोन में आपके जो टावर्स हैं वो बोल लीजिए, तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तभी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जैसे टावर में कुछ दिक्कत आ गई तो इसी टावर वाले दिक्कत को यहाँ पे नॉइस बोला गया और उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाना चाहिए, इससे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो ये आपका शेनन एंड वीवर का था, ठीक है। तो शेनन एंड वीवर बोलते हैं इन्होंने मॉडल डिजाइन किया था ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को किया जा सके। इन्होंने बोला ऐसे कौन से फैक्टर है जो कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसको नॉइस बोला था, उसमें रिजॉल्व किया जाएगा और उसकी हेल्प से जो है कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव बनाएंगे। जैसे सेंडर हाई लिख के भेज रहा है, हाई मैसेज सिस्टम के द्वारा आपका कंप्यूटर से अगर आप भेज रहे हैं तो वो डिकोड हो जाएगा, सॉरी इनकोड हो जाएगा, मतलब कोडिंग में आ जाएगा, कोड बन जाएगा उसका, ठीक है। फिर किसी भी चैनल से वो कोड पास करेगा, फिर वो जो कोडिंग है वो डिकोड होगी और फाइनली वो रिसीवर तक पहुंच जाएगी। तो वो है आपका शेनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड आपका फेयल्स थॉट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ये दूसरे आपके हैं, इन्होंने भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन को लेके अपना मॉडल दिया है, ठीक है। तो इनका मॉडल क्या बोलता है, ठीक है। तो इनके मॉडल में मेनली 4 प्रिंसिपल है। तो ये जो आपका फेयंस है
इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका कम्युनिकेशन का जो मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन मॉडल, इसके लिए उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। तो वो प्रिंसिपल कौन कौन से? पहला आपका हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए और वहाँ पे स्मूथली जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे उन्होंने जोर दिया। सेकेंड है हाउ मैनेजर शुड हैंडल देयर पावर। तो मैनेजर को कई सारी पावर दी गई है। सो वो ये जो है आपका फैन ये बिलीव करते थे कि मैनेजर को अपनी पावर सही तरह से यूज करनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस दीजिए। तीसरा है हाउ एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के रिवॉर्ड की बात की गई थी कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उससे वो मोटिवेशन फील करेंगे और एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट भी जो है जनरेट होगा। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन बहुत आसानी से फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए आपका और ब्रांच मैनेजर का कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ नेगेटिव चल रहा है। अब आपको सच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बीएम से डिस्कस नहीं कर सकते, या बीएम को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट हो गया। एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट में अच्छा कम्युनिकेशन चलता है, ये इनका बोलना था। चौथा आपका एम्प्लॉयज एटीट्यूड, मतलब एम्प्लॉयज का एटीट्यूड क्या है। उन्होंने बोला था कि जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो टीम में मिलकर काम करे और एक अच्छा वर्क कल्चर बने। तो पॉजिटिव वर्क कल्चर पे भी इन्होंने जोर दिया। तो यही 4 थे आपके फेल्स थॉट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। तो हेनरी फेल्स ने बताया था अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की कम्युनिकेशन में कि 4 प्रिंसिपल है वो फॉलो करने चाहिए। कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, मैनेजर अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल करता है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या रिवॉर्ड दिया जा रहा है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए ताकि वो मोटिवेशन फील करे, एक अच्छा और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट हो। एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है, तो एम्प्लॉय को एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि वर्क कल्चर भी पॉजिटिव बने और वो टीम वर्क में काम कर सके। तीसरा आपका कौन सा आपका तीसरा है आपका चेस्टर बर्नर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया था। चेस्टर बर्नर्ड का ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को लेके क्या थॉट था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नर्ड, इन्होंने क्या बोला था कि कम्युनिकेशन इज अ मेजर शेपिंग फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी उसको शेप देने का काम कौन करती है, आपकी कम्युनिकेशंस करती है, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन से आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब सभी के बीच में मान लीजिए कोई फैमिली, आप बात कर लीजिए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम चल रहा है वो अलग इशू, लेकिन वहाँ पे कोई आपस में प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करता है, तो क्या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो वही इनका बोलना था कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक शेपिंग फोर्स के तौर पे काम करता है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन को शेप देने का ये काम करता है, ठीक है। ये इनका बोलना था। और he brought the communication into the concept of authority and superior ordinate relation। तो इन्होंने बोला था कि जो कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, आपकी जो अथॉरिटी है या सुपीरियर ऑर्डिनेट का जो रिलेशन सेट होता है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इसको लेके दी थी, ठीक है। तो गाइडलाइंस क्या है? पहला, द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डिफाइन डेफिनेटली नोन। तो पहला इसमें है कि जो आपका कम्युनिकेशन का चैनल है ना वो सबको मालूम होना चाहिए। जैसे कोई भी ब्रांच है तो सबको मालूम है कि मेल से हम एक ऑफिशियल बात कर सकते हैं, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे ऑफिस में कम्युनिकेशन का चैनल कौन कौन सा है, तो सबको अच्छे से मालूम होना चाहिए। मेल से आप बात कर सकते हो या आप लेटर लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चैनल मालूम होना चाहिए, मतलब कैसे हम कम्युनिकेट करें वो पता होना चाहिए। देयर शुड बी डेफिनेट फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू एवरी मेंबर। तो एक तो क्या क्या चैनल है वो मालूम होना चाहिए, और हर मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। जो कम्युनिकेशन है वो शॉर्ट और जितनी डायरेक्ट हो उतना अच्छा है। शॉर्ट और डायरेक्ट का मतलब है कि आपको मान लीजिए ब्रांच मैनेजर को कुछ बात करनी है, क्लर्क को करनी है, बीच में मान लीजिए अकाउंटेंट है, तो क्लर्क जो है सीधे बीएम से बात कर सके, अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो क्या है वो डायरेक्ट बात कर सके, डायरेक्ट अपनी बात रख सके, तो इससे टाइम सेव भी होगा और जो अननेसेसरी अकाउंटेंट का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और मतलब जो है प्रोडक्टिविटी पे भी कोई इम्पैक्ट इसमें नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अब क्लर्क अकाउंटेंट को बताएगा, फिर अकाउंटेंट उस बात को बीएम को बताएगा, फिर जो है बीएम को कुछ डाउट है तो बीएम अकाउंटेंट से पूछेगा, फिर अकाउंटेंट क्लर्क से पूछेगा, तो अननेसेसरी मिसकम्युनिकेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बेटर है जितना इजी और शॉर्ट आप रखें तो उतना बेटर है। नेक्स्ट है कि द कंप्लीट फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड नॉर्मली बी यूज। जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो फॉर्मल आपको करनी चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था ना फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो सारी की सारी फॉर्मल हो रही हो, ठीक है। ये बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट है द पर्सन सर्विंग एज कम्युनिकेशन सेंटर शुड बी कॉम्पिटेंट। तो कम्युनिकेशन सेंटर है, ठीक है, कोई पर्सन है मान लीजिए इंडिविजुअल जो कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन सेंटर का जो पर्सन है उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए।
एवरी कम्युनिकेशन शुड बी ऑथेंटिकेट, जो भी कम्युनिकेशन की जा रही हो वो वेरीफाई या कंफर्म हो लेनी चाहिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन एक बार हो जाना चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको वेरीफाई कर लेना सही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे बातें आपकी ये जो थे चेस्टर बर्नार्ड, इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था। चेस्टर बर्नार्ड ने बोला था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर सही कम्युनिकेशन होगा तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को शेप देने का काम करता है, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी है इसमें अथॉरिटी का और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन सेट होता है, और इसमें कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दी थी। पहला है कि जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो डेफिनेटली नॉन, मतलब सबको मालूम होना चाहिए कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। दूसरे में बोला है कि जो आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन के चैनल रखे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हर मेंबर को उसकी खबर होनी चाहिए। जो लाइन है कम्युनिकेशन का वो डायरेक्ट और शॉर्ट होना चाहिए, जैसे क्लर्क को कुछ प्रॉब्लम हो सीधे बीएम को अपनी प्रॉब्लम रख सके, उससे कम्युनिकेट कर सके। तो क्या है, डायरेक्ट और शॉर्ट होने से टाइम सेव भी होगा और अननेसेसरी मिसकम्युनिकेशन का भी चांस कम होगा। तो कंप्लीट फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड नॉर्मली बी यूज। तो ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए कि सभी इंप्लॉइज जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करें, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल दो टाइप की होती है ना, तो लोगों को चाहिए कि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल को ही यूज करें। एवरी कम्युनिकेशन शुड बी ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट होता है एक बार जांच पड़ताल कर लेनी कि ये सही है नहीं, वेरीफाइड बात है या नहीं है। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा उसका एक बार वो जो है ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, वो जेन्युइन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो बात कर रहा है वो होगी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होगा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन की जाएगी बिटवीन इंडिविजुअल। मान लीजिए दो लोग हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए बी से जो बातें कर रहा है तो वो है इंटरपर्सनल, मतलब पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन होगी, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई भी कम्युनिकेशन करेगा, ये होगी आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो ए बी को कुछ लिख के दे रहा है, ठीक है, या फिर जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बातों से, या वो बोल के एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे आप जानते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ पता लगता है। जैसे आप बोल कुछ रहे हैं पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है, तो उसकी यहाँ पे बात की। और बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है इसको लेके भी एक टॉपिक है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे, ठीक है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फेस टू फेस जो है कम्युनिकेशन दो इंडिविजुअल आपस में करते हैं। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैसेज वर्बली, वर्बली या तो आप वर्ड में उसको लिख के दे रहे हैं या बोल के दे रहे हैं तो वो वर्बल हो जाएगा, या फिर आपका नॉन वर्बल भी हो जाएगा। नॉन वर्बल का मतलब है कि साइलेंस, कुछ बोल नहीं रहे पर आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो टीवी के सीरियल्स आते हैं सास बहू वाले, वहां पे सास बोलती बहुत कम है पर उसके एक्सप्रेशन बहुत सारे होते हैं, तो वो ज्यादातर नॉन वर्बल वाले कंसेप्ट पे काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि या तो आप बोल के, लिख के, मेल के थ्रू अपनी अगर बात रख रहे हैं तो वो जाएगा आपको वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे पर्सन जो है अपनी बात क्लियरली डिफाइन कर रहा है। वर्बल में मतलब 100% गारंटी, क्योंकि या तो आपने बोल दिया या आपने लिख के दे दिया, तो वो कम्युनिकेशन है वर्बल। नॉन वर्बल मतलब क्या होता है कि कई बार आप कुछ फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो नॉन वर्बल होते हैं, जिसको आप बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो नॉन वर्बल है ये आपकी बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशन होते हैं, वही आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो कई बार आप इसको गलत भी ले लेते हैं। कई बार सामने वाले का तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, ठीक है। मुंह से तो सही बोल रहा है पर बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, तो आपको लगता है कि ये नेगेटिव मुझसे बात कर रहा है, बल्कि ये सच्चाई कुछ और होती है। यानी जो नॉन वर्बल है वो बॉडी लैंग्वेज वाली कम्युनिकेशन होती है। सो अगर बहुत सिंपल भाषा में बोले तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, या तो आप बोल रहे हैं या लिख के दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप स्पोकन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो होगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या होगा, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बात कर रही है, या आपका आई कांटेक्ट या फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बॉडी लैंग्वेज का आपका टॉपिक आ गया। इस टॉपिक में से दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक में ना 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद करके जाना है परसेंटेज। तो वो उसमें वही क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे बॉडी लैंग्वेज का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए कोई पर्सन ए बी से बात कर रहा है, ठीक है। तो जब ए बी से बात कर रहा है तो उस बातचीत में बॉडी लैंग्वेज का कितना योगदान है। तो रिसर्च की गई और रिसर्च में पाया गया कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे ए बी से मान लीजिए कुछ बात कर रहा है, ठीक है। सो बात हुई मान लीजिए 100%, तो उस 100% में से 50% बात जो है वो बॉडी लैंग्वेज से ही होगी, ठीक है। 55% बॉडी लैंग्वेज से हो गई। बॉडी लैंग्वेज में क्या किया आपने, आई कांटेक्ट किया, ठीक है, आपने हाव भाव ऐसे दिखाई या फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा दिया, तो उसी से जो है 55% बात क्लियर हो चुकी है। 38% क्या है, 38% आपका
वॉइस का टोन, कि किस टोन की आपने बात की, किस तरह की वॉइस है आपकी, टोन क्या है, किस टाइप का आपने टोन। कई बार होता है कि बहुत सिंपल बात को हम डिफरेंट टोन में बोलते हैं, तो वो बात भी जो है सामने वाले को डिफरेंट वे में लगती है। क्यों? क्योंकि 38% जो है आपका वॉइस ऑफ टोन, वॉइस जो है, वॉइस का टोन इम्पैक्ट करता है। 38%, 55, 38, कितना बचा? 7%। सिर्फ जो 7% है वो आपके वर्ड से पता लगता है। जिसे बोलते हैं ना, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी उसमें सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं की जा रही, उसमें आपके वॉइस के टोन की भी बात की जा रही है और आपकी बॉडी लैंग्वेज की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो 100% अगर आप किसी को बात बता रहे हैं तो सिर्फ 7% बातें ऐसी हैं जो आप अपने वर्ड से बता रहे हैं, 38% आपकी वॉइस ऑफ टोन से, और 55% जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। ये पर्सन आपको एज इट इज याद करके जाना है दोस्तों, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉडी, मतलब इसके पर्सन पे क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी लैंग्वेज से कितना परसेंट होता है, फेशियल एक्सप्रेस और आपका वॉइस ऑफ टोन्स का कितना परसेंट होता है, और आपका वर्ड्स का, वर्ड्स मतलब जो आप बात कर रहे हैं, मुंह से जो आप बोल रहे हैं, उसका सिर्फ 7% ही योगदान है समझने में। 38% आपकी आवाज का टोन और 55% आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट हुई। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करना, ये परसेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया मेमोरी बेस प्लस इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो हमारे हैंड और आर्म की जो मूवमेंट होती है वो भी काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। और मतलब हैंड में जैसे आपने मान लीजिए प्लेसिंग योर हैंड इन पॉकेट्स, टैपिंग ऑन सरफेस सच एज टेबल एंड डेस्क विद योर फिंगर्स, और विच शोज टेंशन। जैसे मान लीजिए आप किसी भी जगह को, दीवार को आप स्क्रैच कर रहे हैं, टेबल को स्क्रैच कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आप टेंशन में। यानी आपकी हैंड मूवमेंट से भी बहुत कुछ चीजें पता लग जाती है, हैंड और आर्म मूवमेंट से बहुत कुछ पता लग जाता है। या अगर आप अपने फेस को या नेक को बार बार आप टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा आपको एम्बेरसमेंट फील हो रहा है। ठीक है, और या फिर अगर आपने अपने हैंड को या अपने आर्म को फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, उनको रैप किया हुआ है, तो इसका मतलब कि आप जो है अनअप्रोचेबल, मतलब इतनी आसानी से आपसे बात नहीं की जा सकती। तो ये आपके हैंड मूवमेंट के इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। ऐसी आईज एंड हैंड्स आर वेरी एक्सप्रेसिव। जो आईज है, आई से भी बहुत कुछ पता लगता है, हैंड से ज्यादा तो मुझे लगता है कि आई से बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर किसी की आंखें बहुत स्पार्कलिंग हो, मतलब बहुत चमक हो आंखों में, वो एज इट इज नहीं कि लाइट चमक रहा है, पर वो देख के पता लगता है कि आंखों में बहुत चमक है, बहुत खुशी ऐसे दिखती है, आंखों में खुशी हमें दिखती है, तो उस केस में हम बोलेंगे दे से टॉक टू मी, आई एम अप्रोचेबल। तो अगर कोई पर्सन बहुत खुशी खुशी से आपको देख रहा है, वो स्माइल भी ना कर रहा हो, पर आपको उसकी आंखें देख के लगेगी कि आंखें बहुत कुछ बोल रही है, तो उसका मतलब टॉक टू मी, मैं अप्रोचेबल हूँ, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, या फिर इसमें एक बात ये भी बोली है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो बार बार आई कांटेक्ट ज्यादा करते हैं। तो जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो फटाफट से किसी से बात करेंगे तो उनका आई कांटेक्ट प्रॉपर रहेगा। ठीक है, और जब भी आप किसी रूम में एंटर करेंगे तो प्रॉपरली आप जो है कंफर्टेबली स्माइल करके आई कांटेक्ट के साथ सबसे बात करते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भी अगर आप आई कांटेक्ट करो तो ऐसा लगता है कि नेगेटिव वाली फीलिंग आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक एवरेज आई कांटेक्ट जो है एक कॉन्फिडेंट पर्सन रखता है। या फिर अगर हम बार बार किसी से आंखें हम मिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं होगा, तो इसमें लगेगा कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है या वो आपसे नाराज है। जब भी कोई पर्सन आपसे नाराज होता है तो क्या करता है, आई कांटेक्ट नहीं करता ना, तो उस तरह की फीलिंग आएगी कि या तो वो आपसे बात करना नहीं चाहता, वो नाराज है, या फिर वो बहुत ज्यादा अपसेट है, वो बहुत दुखी है। तो कई सारे जो है मीनिंग ये आई और हैंड से इनका आइडिया लग जाता है। फिर नेक्स्ट आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये ज़्यादा डिफाइन होता है, पहले से डिफाइन होता है, प्री डिफाइन, और ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो स्ट्रक्चर्ड है, प्री डिफाइंड है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये बात पहले से डिफाइन है कि आप कोई ऑफिशियल बात करोगे तो ईमेल से करोगे, या अपनी ब्रांच जो आपकी लेटर हेड है वहां पे आप लिख के दोगे। तो ये चीज़ें पहले से डिफाइन की गई है, तो अगर इनके थ्रू कुछ भी कम्युनिकेट किया जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक हायरार्किकल चेन फॉलो होती है। अब मान लीजिए ब्रांच का कोई पर्सन है, वो सीधे ही अपने रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस से बात नहीं कर सकता, वो ब्रांच मैनेजर के थ्रू कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक हायरार्किकल की जो चेन है वो फॉलो होती है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये मस्ट है। ब्रांच में अगर कम्युनिकेशन होगी ऑफिस में तो ये फॉर्मल वाली ही होनी चाहिए, मस्ट है। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो फॉर्मल कम्युनिकेशन वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। तो एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी वो अपना काम कर रहे हैं तो वो अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन ही इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है कोई भी रिपोर्ट आपकी हो रही है या कुछ भी ऑर्डर आ रहा है तो वो फॉर्मल ही होना चाहिए। जैसे कुछ आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो फॉर्मल जो आपको फॉर्मेट दिया उसी में आप देंगे। या कुछ भी ऑर्डर आ रहा है, मान लीजिए बीएम ने आपको कुछ ऑर्डर दिया कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर एक प्रॉपर ऑर्डर आएगा उसके बाद ही तो आप जाएंगे ना। तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ये हो गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है,
मतलब इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर जो कम्युनिकेशन होती है ये होती है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको जो है ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन, जो अंगूर की जो बेल होती है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। सो अगर अपने अंगूर का पेड़ या पौधा जो भी है वो अगर आपने देखा होगा तो आप ये देखेंगे कि वहां पे क्या होगा कि जो ग्रेप्स हैं उसकी जो वाइन है, जो उसकी ब्रांचेस हैं, वो जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो इनफॉर्मल में भी वही है, कुछ भी कम्युनिकेशन हो जाएगा अचानक से, स्पॉन्टेनियसली, मतलब कुछ प्रोडिक्शंस पहले से नहीं की, अचानक से कोई न्यूज़ आई और सबको पता लगी, तो ग्रेप वाइन की तरह ये काम करती है। और यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं होता, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं भी चली जाती है, ठीक है। तो वो होगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल में पहले से डिफाइन होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, वो होगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस, अचानक से, अनस्ट्रक्चर्ड, अनडिफाइंड, मतलब उसका डिफाइन ही नहीं, अचानक से कोई न्यूज़ आई, स्पॉन्टेनियसली वो न्यूज़ सबको चली गई, वो है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे लंच ग्रुप होते हैं, तो ऑफिस में क्या होता है कि जो एक वेवलेंथ के लोग हैं, जो दोस्त ऑफिस में बन जाते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप, वो लोग क्या करते हैं, सेम टाइम पे लंच के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होनी जरूरी है, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लंच ग्रुप वाली कम्युनिकेशन है। या फिर अगर आपके ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे जो ऑफिशियल काम की डिस्कशन चल रही है, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये एक ग्रेप वाइन की तरह होती है। जैसे अंगूर की बेल किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, अनफिक्स्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इसी तरह से आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है। सो नेक्स्ट हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे आपके घर की बात है ना, आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 5 मेंबर है एक फैमिली में, तो वो घर वाले लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो होगा इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल मतलब घर वाले लोग, जैसे आपकी मम्मी सब्जी लेने गई तो सब्जी वाले से बातचीत कर रही है, या पापा ऑफिस गए तो पापा आपके ऑफिस वालों से बात कर रहे हैं, तो वो होगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बस यही आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर जो कम्युनिकेशन की जा रही है, एम्प्लॉयज आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो होगा इंटरनल कम्युनिकेशन। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, या डायगोनल। हॉरिजेंटल क्या होता है, ये हमने देखा था ना, सेम लेवल के लोग अगर बात करें तो वो हॉरिजेंटल है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि सीनियर जूनियर से बात कर रहा है, वो आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी। या डायगोनली होती है, डायगोनली मतलब सीधे ही कोई पर्सन किसी सीनियर से जाके बात कर सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल, सॉरी, आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होगा? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब, इसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्सटर्नल एंटिटी, जैसे अपने कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, या अपने सप्लायर से या पब्लिक से अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी फॉर्मल और इनफॉर्मल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है या इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो फॉर्मल में क्या होगा, जैसे आपने कोई प्रेस रिलीज कर दी, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या होगा, जैसे आपने कोई मेल भेज दिया, ठीक है, कैजुअल मेल कर दिया, सोशल मीडिया, इस तरह से आपने इनफॉर्मल जो है कम्युनिकेशंस किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। मेल भी नॉर्मल ऑफिशियल मेल नहीं, ऐसी कैजुअली आपने कोई मेल कर दी, तो इनफॉर्मल वो होगा। फॉर्मल में आप प्रॉपर प्रेस रिलीज कर रहे हैं या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेली बेसिस पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करती है, जैसे आप अपने कस्टमर से कुछ बातचीत कर रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल क्या होगा कि स्टाफ या एम्प्लॉयज आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो होगा इंटरनल, ठीक है। अगर आपस में कम्युनिकेशन होगी वो है इंटरनल। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल के एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, वर्टिकल मतलब सीनियर से जूनियर, डायगोनल का मतलब जूनियर किसी भी दूसरे सीनियर से आके बात कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनली भी ये हो सकती है। ऐसी अगर आप बात करें एक्सटर्नल की, तो इसमें बैंक का एम्प्लॉय, बैंक का स्टाफ किसी बाहर के एक्सटर्नल यानी थर्ड पर्सन से बात करेगा। वो थर्ड पर्सन कोई कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है, या वो थर्ड पर्सन कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह से होगा। फॉर्मल में क्या होगा कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो फॉर्मल वे में, जैसे आपने कोई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका किसी कस्टमर के साथ, तो वो हो गया आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में मतलब आपने उनको ऐसी कोई कैजुअल मेल कर दी, या कैजुअली आपने उनको बोल दिया, तो वो हो जाएगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। जनरली जो मेल है उसको फॉर्मल में ही माना जाता है, पर अगर आपने ऐसे ही कोई अपनी पर्सनल मेल से नहीं, मतलब ऑफिशियल मेल से नहीं, अपनी पर्सनल मेल से कुछ मेल कर दी जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल मानी जाएगी, उसको फॉर्मल या ऑफिशियल मेल के तौर पे तो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पार्ट 1 हो चुका है कंप्लीट। पार्ट 2 में आने वाले टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।